हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हम समझने वाले हैं मिथ्या साक्ष्य और उन अपराधों के बारे में जो लोक न्याय के विरुद्ध किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता से ही चैप्टर नंबर 14 जो है मिथ्या साक्ष्य या लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में। ये चैप्टर नंबर 14 है जो हमें फॉल्स एविडेंस और उन ऑफेंसेस के बारे में बताता है जो पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट किए जाते हैं। चैप्टर का नाम ध्यान रखना है, चैप्टर का नंबर ध्यान रखना है। 14 नंबर का चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस दिए गए हैं 227 से लेके 269 तक। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको BNS के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन है हमारा 227 यानी धारा 227। ये बात करता है मिथ्या साक्ष्य के बारे में। मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठा एविडेंस देना। ठीक, मिथ्या का मतलब होता है झूठा और साक्ष्य मीन्स एविडेंस। तो अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देगा तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, यहाँ पे हम पनिशमेंट देखेंगे। फिर मिथ्या साक्ष्य गणना किसे कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ मिथ्या साक्ष्य देना इस सेक्शन को हम समझेंगे। जब सेक्शन को हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि जो कोई शपथ के द्वारा, शपथ मीन्स ओथ के द्वारा जो शपथ खाई जाती है, या लॉ के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा यानी लीगली कोई व्यक्ति बाउंड हो कि या तो उसे शपथ पर कोई बात कहनी है, कोई स्टेटमेंट देनी है, या लॉ में कहीं बिल्कुल स्पेसिफिकली एकदम स्पष्ट रूप से कोई प्रोविज़न है जिसके द्वारा उसे कोई सच्ची स्टेटमेंट देनी है, उसे करने के लिए वो लीगली बाउंड है उस चीज़ को करने के लिए। और व्यक्ति क्या करता है, जानते हुए या इंटेंशन के साथ और पूरी नॉलेज के साथ ऐसी स्टेटमेंट देता है जो झूठी है, मतलब जो मिथ्या है, या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, उसको नॉलेज है, या फिर उसको विश्वास है कि ये झूठा है जो भी स्टेटमेंट वो दे रहा है, या फिर जिसके सच होने का उसको विश्वास नहीं है। तो बात तो सेम ही हुई ना, या तो वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है वो झूठी है, या फिर उसको नॉलेज है उसके झूठी होने का, या फिर उसे इस बात का विश्वास है कि वो सच्ची नहीं है जो भी वो दे रहा है स्टेटमेंट। तो आप उसके बारे में क्या कहोगे कि उसने झूठा स्टेटमेंट या फिर उसने झूठा साक्ष्य दिया है, उसने झूठी एविडेंस दी है। ठीक, तो यहाँ पर फॉल्स एविडेंस देने का मतलब यही है कि आप कोर्ट में कुछ जाकर जैसे बोल रहे हो, बोल के आ रहे हो, या आप कोई भी पेपर है ना, कोर्ट में सबमिट करते हो जिसमें आपने झूठ लिखा है या आप जानते हो कि वो झूठा है और वो सच नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो मिथ्या साक्ष्य देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस सेक्शन में बताया गया है। जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा सेक्शन इसमें दिया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई है, इसलिए हमने क्या किया, सेक्शन के अंदर से ही ये पॉइंट निकाल लिए, 3-3 पॉइंट करके हमने निकाल लिए जिससे आपको चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएं। जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। जो पहली एक्सप्लेनेशन है वो कहती है कि कोई कथन चाहे वो मौखिक हो या ना हो, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कहती है कि कोई भी कथन चाहे ओरली किया गया हो या ना किया गया हो, मतलब चाहे बोलकर किया गया हो या ना किया गया हो, वो भी इस सेक्शन के अंदर आएगा। ठीक, तो अगर किसी ने कोई भी स्टेटमेंट है, चाहे वो स्टेटमेंट कोई व्यक्ति बोलकर कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वो झूठी है तो वो मिथ्या साक्ष्य के अंदर ही आ जाएगा। इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहती है कि अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने ही विश्वास के बारे में अगर कोई झूठा कथन करता है और कोई व्यक्ति ये कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिसका उसे सच में विश्वास नहीं है और वो उस बात को जानता है, तो वो मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। यानी कि ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर आपने कोई झूठा एविडेंस दिया है तो वो तब माना जाएगा जब आप किसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई बातों को जानते हुए कि वो झूठी हैं उसको अटेस्ट करते हो। अटेस्टेशन होता है ना डॉक्यूमेंट का, उसको कोई व्यक्ति अटेस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक, इसमें कुछ बातें लिखी हैं, है ना, इसमें कुछ बातें लिखी हैं जिसका आपको पता है कि वो झूठी है, फिर भी आप उसे साइन कर देते हैं या उसे अटेस्ट कर देते हैं, तो ये भी सेक्शन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में बातें किसी और ने लिखी हो और आपने उसे सिर्फ अटेस्ट किया हो, आपने सिर्फ उस पर सिग्नेचर कर दी हो, तो अगर आप जानते हो कि वो झूठा है तो आप भी इस सेक्शन के अंदर लाइबल होंगे।
ये कहा गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पे हम जो है ना केस लॉ और देख लेते हैं। केस लॉ थोड़ा जानना ज़रूरी होता है क्योंकि केस लॉ से ही चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। पहला केस है यहाँ पे गोविंद चंद्र सील का 1893 का केस था। इस मामले में कहा गया कि जब कोर्ट में कोई व्यक्ति सच्ची स्टेटमेंट देने के लिए ओथ के द्वारा अपने आप को बाउंड करता है, वो शपथ लेता है कि नहीं मैं जो भी कहूँगा वो सच्ची स्टेटमेंट दूंगा, मैं सच बात बोलूँगा, और उसे ये कहने का फिर यहाँ पे राइट नहीं होगा कि वो जो गवाह, वो विटनेस जो कटघरे में जाने के लिए या शपथ देने के लिए कानून में बाध्य नहीं है। अब उसने ओथ पे कह दिया, उसने शपथ खा ली कि मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, तो अब वो ये कहने का हकदार नहीं है कि मुझको, मैं कानून द्वारा बाध्य नहीं हूँ। शपथ लेने के बाद जो भी फॉल्स स्टेटमेंट उसने किया है वो इस सेक्शन में नहीं आता है, ऐसा कोर्ट ने इसमें कहा है। इसके बाद कासिम खान वाला केस है 1811 का केस। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मान लो दोबारा शादी करने के उद्देश्य से ये कहता है, ये डिक्लेरेशन करता है कि वो अनमैरिड है, तो वो इस सेक्शन में दंडित होगा, है ना, क्योंकि वो झूठी स्टेटमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके के पॉइंट्स आते हैं। ठीक, अब ये जो सेक्शन हमने पढ़ा 227, इसमें कुछ असेंशियल्स भी आप निकाल सकते हो। जैसे कोई स्टेटमेंट है, उसके झूठा होने की किसी को नॉलेज होनी चाहिए। जो झूठी स्टेटमेंट दे रहा है, जो झूठा एविडेंस दे रहा है, उसकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसका उसे झूठा होने का विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये झूठी है। और तीसरी चीज़ कि उस चीज़ का, जो बात उसने बोली है, उसके सच होने के बारे में उसे विश्वास नहीं हो, उसे पता है कि जो भी कह रहा है वो झूठ है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति क्या करता है, एक दावे के समर्थन में एक केस फाइल उसने किया जो वाई के खिलाफ उसने किया था कि बी के 1000 रुपये के लिए ट्रायल के समय शपथ पर ए ने झूठा कथन किया। मतलब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और ए जाकर कोर्ट में झूठ बोल देता है, जो वाई के खिलाफ चला रखा था बी ने, वो झूठी गवाही देता है कि नहीं, उसने वाई को बी के दावे का न्यायसंगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। तो यहाँ पर अगर ए जाकर कोर्ट में झूठा एविडेंस देता है तो वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। तो ये जो सेक्शन है ये आपके बात कर रहा है फॉल्स एविडेंस की। वैसे इसमें इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं, आप चाहो तो सीधा बेयर एक्ट से इलस्ट्रेशन पढ़ सकते हो। जो भी दृष्टांत है उन्हें आप एज अ एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेक्शन क्लियरली मेंशन कर रहा है कि बेसिकली फॉल्स एविडेंस देना हम किसको कहेंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सेक्शन नंबर 228। ये बात कर रहा है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में। ठीक, अब ये देने की बात नहीं कर रहा, ये जो है गढ़ने की बात कर रहा है। यानी मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या बनाना। गढ़ने का मतलब झूठा एविडेंस किसी ने बना लिया। तो अब इस सेक्शन को पहले पढ़ेंगे। सेक्शन कहता है कि जो कोई इस इंटेंशन से, किससे, इस इंटेंशन से किसी बुक में या किसी रिकॉर्ड में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई झूठी एंट्री, है ना, मिथ्या प्रविष्टि करता है। देखो चीज़ों पे ध्यान रखना है, किसी बुक की बात हो रही है, रिकॉर्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात हो रही है ना, उसमें कोई झूठी प्रविष्टि यानी मिथ्या प्रविष्टि कर देता है, या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको बनाता है कि ऐसी मिथ्या प्रविष्टि या स्टेटमेंट को न्यायिक कार्यवाही में, मतलब जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें साक्ष्य के रूप में यूज़ किया जाए, जो किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने देना है, तो वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। यहाँ पे उसको माना जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, मतलब उसने झूठा एविडेंस बनाया है। तो जिसने कोई भी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि किसी बुक में या किसी रिकॉर्ड में या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई झूठी एंट्री उसने कर दी, तो वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। सेक्शन नंबर 228 सिर्फ मिथ्या साक्ष्य गढ़ने को डिफाइन कर रहा है, सिर्फ बता रहा है कि किसको हम कहेंगे कि इसको मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या बनाना कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल सुनो, ए क्या करता है, एक बक्से में, एक बक्सा है, एक बॉक्स है जो वाई का है। ठीक, ए एक बॉक्स में जो किसका है, वाई का है, उसका है, इस इंटेंशन से उस बॉक्स में कुछ ज्वेलरी रख देता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं, जब खोजे जाएं तो वो उस बॉक्स में पाए जाएं, और वाई को चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए
तो ए ने क्या किया है, ए ने यहाँ पे 227 में फॉल्स एविडेंस तो दिया नहीं, बल्कि फॉल्स एविडेंस बनाया है वाई के खिलाफ, ताकि ज्वेलरी उसने इस बॉक्स में रखी और जब उस ज्वेलरी को ढूंढा जाए तो वाई को चोरी का दोषी ठहराया जाए। तो एक तरीके से वाई के लिए ए ने फॉल्स एविडेंस को बनाया है, उसके लिए फैब्रिकेट किया है, तो वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि फॉल्स एविडेंस हम किसको कहेंगे। या मान लो ए है, एक और एग्जांपल सुनो, ए है, वो क्या करता है अपने दुकान में, जैसे बही खाता रखते हैं ना, बही खाता होता है दुकान में रखते हैं मोस्टली जो दुकानदार होते हैं, उसमें क्या करता है एक झूठी एंट्री कर लेता है, जिससे कि वो कोर्ट में उसे एविडेंस के रूप में यूज़ कर सके, बी के खिलाफ यूज़ कर सके। तो इन्हें क्या किया, उस झूठी एंट्री को करके, उसमें झूठी एंट्री करके इन्हें क्या किया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, फॉल्स एविडेंस को उसने यहाँ पर फैब्रिकेट किया है, झूठा एविडेंस बनाया है। तो 228 उसी चीज़ के बारे में हमें बताता है। केस देख लेते हैं, लीगल रिमेम्बरेंस बनाम अहिलाल मंडल 221। इस मामले में जो अक्यूज था डी, उसके साथ विवाह करना चाहता था, मतलब एक अक्यूज था, वो डी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी इस कोशिश में वो असफल रहा, उसको सफलता नहीं मिली। तो उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसे रजिस्टर्ड करा लिया, ताकि उसे झूठे एविडेंस के रूप में ये साबित कर सके कि उसने डी से शादी कर ली है। और डॉवरी के लिए, दहेज के लिए उसे ज़मीन का एक टुकड़ा भी वो दे रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने जजमेंट दी कि वो इस सेक्शन के अंदर अपराधी माना जाएगा, क्योंकि उसने इस झूठे डॉक्यूमेंट को बनाया था ताकि वो कोर्ट को जो है वो भ्रमित कर सके। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो माना जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस को बनाया है, उसको फैब्रिकेट किया है। ठीक, केस भी बिल्कुल वही चीज़ें हमें बताता है। ठीक, तो फैक्ट कुछ भी हो, बस ध्यान रखना है कि कोई झूठी एंट्री करना, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना, या किसी झूठी एंट्री या कथन को, आप स्टेटमेंट को आप इसलिए बना रहे हैं ताकि उसे आप लीगल प्रोसीडिंग में यूज़ कर सकें, या तो कोर्ट के सामने देना चाह रहे हैं या किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने देना चाह रहे हैं। तो अगर इस वजह से कोई ऐसा करता है तो वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 229 यानी धारा 229। ये बात करता है फॉल्स एविडेंस के पनिशमेंट के बारे में। ठीक, तो मिथ्या साक्ष्य के लिए पनिशमेंट कहाँ दी गई है, 229 में। अभी हमने दो सेक्शन देखे, एक कह रहा था मिथ्या साक्ष्य देना और दूसरा बात कर रहा था मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, लेकिन कहीं पर भी हमने दोनों सेक्शंस में इसकी पनिशमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो सिंपली हम पनिशमेंट के लिए कहाँ आएंगे, 229 में आएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला जो सबसेक्शन 1 है वो बात कर रहा है जब जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें कोई व्यक्ति या तो मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, मतलब या तो कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस दे रहा है या फिर उस फॉल्स एविडेंस को बना रहा है। तो अगर ऐसा है तो वो सबसेक्शन 1 में फॉल करेगा। सबसेक्शन 1 कहता है कि जो कोई साक्ष्य, साक्ष्य मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में उपयोग में लाने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, तो उसके लिए पनिशमेंट होगी दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा और 10,000 रुपये जुर्माना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो सबसेक्शन 1 है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पे को फोकस कर रहा है, यानी यहाँ पे न्यायिक कार्यवाही की बात हो रही है। लेकिन अगर मान लो न्यायिक कार्यवाही नहीं है, कोई अदर मैटर है ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग की तो बात हो नहीं रही है, सबसेक्शन 2 बात कर रहा है। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो उपधारा 1 में बात कही गई है, उपधारा 1 मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग का मैटर नहीं है, कोर्ट में कोई कार्रवाई वगैरह नहीं चल रही है, कोई अदर मैटर है और उसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, तो उसके लिए पनिशमेंट है दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 साल का होगा और 5,000 रुपये जुर्माना। यानी अगर बात है जुडिशियल प्रोसीडिंग की, कोर्ट में मामला चल रहा है, कार्रवाई चल रही है और उसमें कोई दे रहा है, तो जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा है, 7 साल की है और 10,000 रुपये जुर्माना। बट अगर अदर केस की बात आती है तो 3 साल की सज़ा है और 5,000 रुपये जुर्माना है। ठीक, तो दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें एक्सप्लेनेशंस ध्यान रखनी है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती हैं, पहला ये कह रहा है कि सेना न्यायालय के सामने अगर ट्रायल चल रहा है, ठीक, और उसमें कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। यानी अगर कोई आपके सेना न्यायालय होते हैं जैसे, है ना, कोर्ट मार्शल होते हैं और उसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी माना जाएगा कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग ही है।
दूसरा है कोर्ट के सामने कार्यवाही शुरू होने से पहले जो लॉ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होता है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का एक स्टेज, एक प्रक्रम माना जाएगा। यानी कोर्ट के सामने अगर कार्यवाही शुरू नहीं भी हुई है और उस कार्यवाही को शुरू होने से पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है और उस इन्वेस्टिगेशन में भी अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो वो भी आप यही मानोगे कि मिथ्या साक्ष्य दिया गया है या गढ़ा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको भी आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग का एक यहाँ पे स्टेज माना है। थर्ड, कोर्ट के द्वारा विधि के अनुसार और कोर्ट के प्राधिकार में संचालित जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो भी न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है। तो बेसिकली अगर कोर्ट ने किसी चीज़ को ऑथराइज़ किया है और कोर्ट के ऑथराइजेशन के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है या लॉ के अनुसार जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सब भी यहाँ पर हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही एक स्टेज माना जाएगा। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, पनिशमेंट पता लग गई। तो बस इस सेक्शन में हमें सिर्फ इतना ही समझना था, क्योंकि ये सेक्शन क्लियरली सिर्फ हमें पनिशमेंट बता रहा था और पनिशमेंट हमें पता होनी चाहिए कि किस सेक्शन में दी गई है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 230। ये देखो क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। यानी आप किसी व्यक्ति के खिलाफ इसलिए मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो, इसलिए फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या फॉल्स एविडेंस बना रहे हो क्योंकि आपको किसी व्यक्ति को ऐसे ऑफेंस की पनिशमेंट दिलानी है जिसमें डेथ सेंटेंस है। ठीक, ए जो है वो कोर्ट में इसलिए फॉल्स एविडेंस दे रहा है या इसलिए फॉल्स एविडेंस बना रहा है बी के खिलाफ, जिससे वो चाहता है, उसकी इंटेंशन है कि बी को मैं किसी ऐसे ऑफेंस के लिए दोष सिद्ध कराऊं, उसको ऐसे अपराध के लिए सज़ा दिलाऊं जिसकी सज़ा क्या है, मृत्यु है, जो अपराध मृत्यु से दंडनीय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर। अब बी ने मर्डर तो किया नहीं, बट ए क्या कर रहा है, ऐसा झूठा एविडेंस तैयार कर रहा है जिससे कि वो बी को मर्डर के लिए दोषी ठहराए, है ना, जिसकी सज़ा मृत्यु से दंडनीय है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो 230 के अंदर फॉल करेगा। ओके, सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन कह रहा है, पहले सबसेक्शन 1 देखेंगे। सबसेक्शन 1 कहता है कि जो कोई इंडिया में लागू विधि के द्वारा, मतलब जो इंडिया में लागू है उस विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के इंटेंशन से, मतलब वो व्यक्ति उस अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाए या उसके द्वारा दोष सिद्ध करवाता है या जानते हुए, मतलब उस व्यक्ति को नॉलेज है, जो मतलब किस व्यक्ति की बात हो रही है, जो फॉल्स एविडेंस दे रहा है या बना रहा है, मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, तो उसकी सज़ा कितनी होगी अगर कोई इस तरीके का झूठा एविडेंस बनाता है या गढ़ता है या देता है? आजीवन कारावास या फिर कोर्ट चाहे तो 10 साल का कठोर कारावास भी दे सकता है उस व्यक्ति को और 50,000 रुपये का जुर्माना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि मैं सामने वाले को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कराऊं जिससे उसे सीधा मौत की सज़ा हो जाए, सीधा उसको मृत्यु दंड मिल जाए, इसीलिए वो झूठा फॉल्स एविडेंस दे रहा है या उसने ऐसा कोई फॉल्स एविडेंस बना लिया, तो उसके लिए 230 जो है यहाँ पे लागू होगा। अच्छा, सब सेक्शन तो ये 1 जो है वो ये बात कर रहा है। सब सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? सब सेक्शन 2 जो है वो थोड़ा और सीरियस नेचर की बात करता है। ये कहता है कि अगर निर्दोष व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाए, मतलब जो सब सेक्शन 1 में बात हो रही थी कि मिथ्या साक्ष्य इसलिए दिया गया था ताकि उसे मृत्यु से दंडनीय अपराध में हम दोष सिद्ध कराएं, और मान लो असल में उस व्यक्ति को कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया, उसको दोषी मान लिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो फिर जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया था या गढ़ा था, जिस फॉल्स एविडेंस के बेसिस पर उस व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा दी गई है, उसको डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो फिर उस व्यक्ति को कितनी सज़ा मिलेगी जिसने दिया था फॉल्स एविडेंस? उसको सज़ा मिलेगी यहाँ पे मृत्यु दंड की, या तो मृत्यु दंड मिलेगा उसको भी जिसने दिया था, या फिर जो सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट दी गई है वो मिल जाएगा। कौन सा पनिशमेंट? अभी पढ़ा तो हमने, कठोर कारावास 10 साल का, या तो कठोर कारावास मिलेगा 10 साल का, ठीक, या फिर मृत्यु दंड मिल जाएगा। सिंपल, 230 यही बात करता है। ठीक, तो ये सेक्शन कब अप्लाई होगा? जब कोई इसलिए फॉल्स एविडेंस देता है या गढ़ता है, जब आप सामने वाले को इस इंटेंशन से झूठा साक्ष्य दे रहे हो या गढ़ रहे हो ताकि वो भी डेथ सेंटेंस से दोषी ठहराया जाए। नेक्स्ट है 231। क्या बात करता है? ये बात कर रहा है आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। यानी अब यहाँ पे डेथ सेंटेंस की बात नहीं आ रही, वो तो हम 230 में पढ़ चुके,
यहाँ पे बात आ रही है आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए। अब आप किसी को इसलिए मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो या गढ़ रहे हो किसी के खिलाफ क्योंकि आपको सामने वाले को या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलाना है या इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दिलानी है, इस इंटेंशन के साथ कि कोर्ट सामने वाले को या तो आजीवन कारावास दे दे या कारावास दे दे। इस इंटेंशन के साथ आपने फॉल्स एविडेंस दिया या फॉल्स एविडेंस बनाया, तो देने वाले को कितनी सज़ा मिलेगी? जिसने दिया है। इंटेंशन को ध्यान रखना है, नॉलेज को ध्यान रखना है, दोनों ही चीज़ें हैं, है ना। या तो इंटेंशन के साथ दे रहा है सामने वाला या फिर नॉलेज के साथ दे रहा है। उसको पता है कि मैं जो फॉल्स एविडेंस, मैं जो झूठा साक्ष्य दे रहा हूँ या मैं जो झूठा साक्ष्य बना रहा हूँ, इससे सामने वाले को पक्का या तो कोर्ट आजीवन कारावास दे देगी या फिर उसको कारावास की सज़ा मिलेगी। तो जो कोई इस इंटेंशन या जानते हुए कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो इंडिया में लागू विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय तो नहीं है वो अपराध, लेकिन आजीवन कारावास से या 7 साल के कारावास से या उससे ज़्यादा के कारावास से दंडनीय हो, उसे दोष सिद्ध करवाता है, तो वो मिथ्या साक्ष्य देता है इसलिए या गढ़ता है, तो वो वैसे ही दंडित किया जाएगा जिस प्रकार वह व्यक्ति दंडित होता जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता। तो जो सज़ा उस व्यक्ति को मिलती जिसको वो दिलाना चाह रहा था, वही सज़ा मिथ्या साक्ष्य देने वाले को या गढ़ने वाले को मिलेगी। तो सेक्शन नंबर 231 बात कर रहा है। फ़र्क क्या है? 230 बात कर रहा था डेथ सेंटेंस की और 231 बात कर रहा है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या ऐसे इम्प्रिजनमेंट की जो या तो 7 साल से दंडनीय है, ऐसा अपराध जो या तो 7 साल तक से दंडनीय है या 7 साल से ज़्यादा के कारावास से दंडनीय है। और ऐसे में सामने वाला आपको दोष सिद्ध कराने की इंटेंशन से फॉल्स एविडेंस दे रहा है या बना रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट 231 में बताई गई है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 232। ये बात कर रहा है किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। यानी कि समझने वाली बात यह है कि ये सेक्शन इस बारे में बात करता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे अपने आप फॉल्स एविडेंस नहीं दे रहा है, बल्कि सामने वाले को धमका रहा है कि वो जाकर फॉल्स एविडेंस दे। तो सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मतलब उसकी बॉडी, उसकी रेपुटेशन या उसकी प्रॉपर्टी को या किसी और व्यक्ति के शरीर, रेपुटेशन को जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिससे वो हितबद्ध है, उसको नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर इस इंटेंशन से देता है कि वो जाकर या तो फॉल्स एविडेंस दे, अदरवाइज वो उसकी बॉडी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा देगा। तो अगर कोई ऐसा करता है, सामने वाले को धमकाता है, उसको धमकी देता है कि जाकर फॉल्स एविडेंस दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी बॉडी को या तुम्हारी रेपुटेशन को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट तय की गई है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा या जुर्माना या दोनों। तो सब सेक्शन 1 ये बात कर रहा है। लेकिन सब सेक्शन 2 में कुछ अलग बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि मान लो किसी व्यक्ति ने सामने वाले को फॉल्स एविडेंस देने के लिए धमकाया और उस धमकी के असर में जाके उसने दे दिया कोर्ट में फॉल्स एविडेंस, झूठा जो एविडेंस था उसने दे दिया। अब उसके झूठे एविडेंस से उस व्यक्ति को, उस निर्दोष व्यक्ति को सज़ा दे दी कोर्ट ने, या तो मृत्यु की या फिर 7 साल से ज़्यादा के कारावास की। 7 साल की जेल हो गई उसको या मृत्यु की सज़ा दे दी कोर्ट ने, जिसके खिलाफ झूठा एविडेंस दिया गया है। तो जो धमकी देता है, जो धमकाता है, जिसने धमकी दी थी फॉल्स एविडेंस दिलाने की, तो उस धमकी देने वाले के लिए यहाँ पे सब सेक्शन 2 में दंड दिया गया है। कितना? कि उसको भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो निर्दोष व्यक्ति जिस दंड से दंडित हुआ है। यानी सेम उसका वही पनिशमेंट होगी जो निर्दोष व्यक्ति को दी गई है। कितनी दी गई है निर्दोष व्यक्ति को? या तो मृत्यु की सज़ा मिली होगी या 7 साल से ज़्यादा का कारावास मिला होगा, तो वही सेम पनिशमेंट यहाँ पे धमकाने वाले व्यक्ति को मिलेगी। यही बात करता है सेक्शन नंबर 232। सेक्शन नंबर 233 क्या कह रहा है? उस साक्ष्य को काम में लाना, उस एविडेंस को काम में लाना जिसका मिथ्या होना हम जानते हैं या पता है। यानी कि कोई व्यक्ति जानता है कि जो एविडेंस मैं काम में ला रहा हूँ, जो एविडेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो फॉल्स है, नॉलेज है, पूरा पता है। तो जो कोई किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सत्य या असली साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाता है या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, यानी कोशिश भी अगर कोई करता है, कोई अटेम्प्ट भी करता है, तो यहाँ पे वो दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। कितनी पनिशमेंट होगी? बिल्कुल सेम वही। यही माना जाएगा कि अगर कोई ये कह दे ना, किसी को पता है कि भाई मुझे पता नहीं है, वो अपनी तरफ से तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता है, जबकि असल में उसको पता है कि जो भी उसने एविडेंस दिया है वो झूठा है, उसको उपयोग में वो ला रहा है, उसको यूज़ कर रहा है
या फिर मान लो यूज़ करने की कोशिश भी कर रहा है, तो 233 उसके लिए पनिशमेंट बताती है कि उसके बारे में यही माना जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है या उसने खुद ही उसको बनाया है। ठीक, तो सेक्शन नंबर 233 यही कहता है। 234 की बात करते हैं। वन लाइनर ही है ये ज़्यादा डिटेल में नहीं आते एग्जाम में, तो वन लाइनर की तरह ही हम इनको पढ़ेंगे। 234 कह रहा है कि मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। अब कोई झूठा सर्टिफिकेट बना लेता है, उनको इशू करता है, उनको सिग्नेचर करता है, जैसे झूठा डेथ सर्टिफिकेट बना लिया, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया, और भी कई सारे झूठे सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं लोग। तो अगर कोई इस तरीके का झूठा सर्टिफिकेट जारी करता है, उसको इशू करता है, उसको साइन करता है, तो 234 उसके लिए दंडित यहाँ पे बताता है कि भाई उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट तो वही है, यही माना जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, सिंपल, उसका पनिशमेंट यही होगा। सेक्शन कहता है जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिसका दिया जाना या साइन किया जाना लॉ के द्वारा अपेक्षित हो और ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, ये जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वो किसी तात्विक बात के बारे में झूठा है, और वो वैसा प्रमाण पत्र या तो इशू करता है या साइन करता है, तो उसी तरह से उसको पनिशमेंट मिलेगी मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। ठीक, कहाँ दी गई है मिथ्या साक्ष्य की पनिशमेंट? अभी तो हमने पढ़ी थी 229 में, सिंपल, वहाँ उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। 235 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। अब हमें पता है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये झूठा है और हम फिर भी उसको असली के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो वो बात करता है यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? उसके पनिशमेंट की। ठीक, तो ऐसा प्रमाण पत्र, ऐसा सर्टिफिकेट जिसके बारे में हमें पता है कि वो झूठा है, फिर भी हम उसे असली के रूप में काम में लाते हैं, या कोई भी व्यक्ति है उसे यूज़ लाता है या उसको यूज़ करने की कोशिश भी करता है, इसमें अटेम्प्ट भी है, प्रयत्न भी है, तो ऐसे ही दंडित होगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो, सिंपल, वो भी वहीं पर जाएगा, उसका भी यही पनिशमेंट होगा। 236 क्या बात करता है? 236 बात कर रहा है ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन, यानी कोई भी डिक्लेरेशन है उसका झूठा होना, उसको हम एविडेंस के रूप में हम जानते हैं कि उसमें जो है ना, उसमें झूठी स्टेटमेंट दी गई है। कोई भी डिक्लेरेशन है उसमें किसी ने झूठी कथन कर दिया, झूठा स्टेटमेंट दे दिया, जिसका बारे में हमें पता है कि भाई हम उसको एविडेंस के रूप में लॉ में लिया जा सकता है उसको। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन में कहा गया है कि जो कोई अपने द्वारा हस्ताक्षरित की गई है ना, सिग्नेचर की गई कोई डिक्लेरेशन है और किसी ऐसे तथ्य के बारे में, किसी ऐसे फैक्ट के बारे में जो एविडेंस में लेने के लिए किसी कोर्ट में यूज़ होगी या किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने यूज़ होगी या किसी ऐसे पर्सन के सामने आप उस डिक्लेरेशन को यूज़ करोगे जो लॉ के द्वारा ऑथराइज है ना। जैसे मान लो आप कोर्ट में हैं, जज साहब के सामने आपको कोई डिक्लेरेशन पेश करनी है, आपने उसमें कुछ बातें लिख दी, आपकी स्टेटमेंट है और उसको आपने साइन भी कर दिया। अब आप उसमें ऐसी स्टेटमेंट में बातें कह रहे हो और उस बात के संबंध में आपको पता भी है कि भाई ये तो एविडेंस के रूप में यूज़ होगा, कोर्ट में जज साहब के सामने यूज़ होगा। अब आपने उसको उपयोग में लिया है जबकि वो झूठी है, झूठा होने का पता भी है कि भाई हमें विश्वास भी है और हमें नॉलेज भी है, या उसके सच होने का हमें विश्वास नहीं है, हमें पता है कि वो तो झूठी है। तो अगर कोई इस तरीके की डिक्लेरेशन, झूठी डिक्लेरेशन यूज़ करता है एविडेंस के रूप में, वो भी कोर्ट के सामने या किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने, तो वो यहाँ पे उसी तरीके से दंडित होगा जैसे उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। सिंपल और सेम बिल्कुल वही पनिशमेंट। 237 की बात करूँ, 237 में कहा गया है कि ऐसी घोषणा का झूठा होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि मान लो जो कोई भी ऐसी घोषणा को ये जानते हुए कि वो तात्विक बात के संबंध में झूठी है, उसको सच के रूप में यूज़ में लाता है, यूज़ में लाने का प्रयत्न करता है, तो वो भी यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य उसने दिया है, इसी तरीके से दंडित होगा। ठीक, कोई मतलब इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम बातें यहाँ पे कही गई हैं, सारे ही सेक्शन में है, उनमें सेम ही पनिशमेंट बताई गई है और इसी तरीके से उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। सेक्शन नंबर 238, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रा गौर से पढ़ना पड़ेगा। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति अपराध के सबूत को मिटा रहा है या अपराधी को बचाने के लिए झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिंपली ये बात करता है सेक्शन। तो सेक्शन कहता है कि जो कोई ये जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, कोई क्राइम किया गया है, उस अपराध को किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, मतलब उसको पता है कि अगर मैं इस एविडेंस को ना छुपाऊँ ना
तो सामने वाला फंस जाएगा। तो उस साक्ष्य को वो विलोप करता है, मतलब उसको छुपा लेता है, या इस इंटेंशन से करता है कि मुझे सामने वाले को, मुझे अपराधी को बचाना है, लॉ में जो इसके लिए पनिशमेंट होगी ना, मुझे इसको बचाना है उससे। और इस इंटेंशन से उस अपराध से संबंधित कोई भी सूचना, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो झूठी है और वो झूठी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसमें कई सारे पॉइंट दिए गए हैं। मान लो अगर कोई किसी व्यक्ति को अपराध से बचाने के लिए या किसी एविडेंस को इसलिए छुपा रहा है कि सामने वाले को सज़ा हो जाएगी अगर मैंने वो एविडेंस कोर्ट में दे दिया, तो सामने वाले को, अपराधी को बचाने के लिए अगर कोई ऐसी झूठी इन्फॉर्मेशन देता है या सबूत को मिटाता है तो वो यहाँ पर लायबल होगा। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। अगर मान लो वो अपराध जिसके बारे में एविडेंस को मिटाया गया है या अपराधी को बचाया गया है, वो अपराध मृत्यु से दंडनीय है, मतलब बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम है और उसके लिए पनिशमेंट है डेथ सेंटेंस की, मृत्यु की सज़ा है, तो फिर वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया है या तो सबूत को मिटाया है या सामने वाले अपराधी को बचाने के लिए झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, उसको सज़ा मिलेगी दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा और जुर्माना। ठीक, इसका फर्स्ट क्लॉज यही बात करता है। सेकंड क्लॉज कहता है कि अगर मान लो वो अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय है, या ऐसा इम्प्रिजनमेंट है जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, तो फिर जिसने ऐसा किया है उसके लिए सज़ा कितनी होगी? 3 साल की और जुर्माना। और अगर मान लो वो अपराध जिसके बारे में आपने सबूतों को मिटाया है या अपराधी को बचाने के लिए झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, वो 10 साल से कम के कारावास से दंडनीय है, तो सज़ा कितनी होगी? तो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 लगेगा उस व्यक्ति पर, या जुर्माना या दोनों। 1/4 मैंने बताया था, जैसे अगर 8 साल की सज़ा है तो उसका 1/4 निकाल लो, 2 साल, तो इतनी सज़ा उस व्यक्ति को मिल जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तीनों पॉइंट है, 3 क्लॉज अलग अलग बनाए गए हैं और तीनों ही क्लॉजेज में अलग अलग पनिशमेंट दी गई है। अब यहाँ पे जो केस है पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ एविडेंस के द्वारा ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो किसी बॉक्स में पाई जाती है, और जितने भी एक्यूज थे उन्होंने उस डेड बॉडी को छुपाने में कहीं ना कहीं हिस्सा लिया था, लेकिन कोई एविडेंस था नहीं जिससे कि डेथ का कारण पता चलता। तो ऐसे में कोर्ट ने क्या किया, जो एक्यूज थे उनको इस सेक्शन में दिए गए अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि कुछ एविडेंस तो नहीं मिला था ना, इसलिए दोषी नहीं ठहराया। और ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिहाज से। अगर आप चाहो तो इस सेक्शन का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो ए जो है ये जानता है कि बी ने वाई का मर्डर किया है। अब बी को पनिशमेंट से बचाने के लिए इस इंटेंशन के साथ वो क्या करता है, उस डेड बॉडी को छिपाने में बी की मदद करता है। तो ए क्या करेगा, ए यहाँ पे दोषी माना जाएगा और उसको यहाँ पर लायबल ठहराया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। तो किसी की मदद करना, किसी भी एविडेंस को छुपाने में जो अपराध के बारे में है, या उस सबूत को मिटाने में अगर कोई किसी की कोशिश कर रहा है, या अपराधी को पनिशमेंट से बचाने में उसकी मदद कर रहा है, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। 238 इसीलिए बनाया गया है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अदर सेक्शन से, जो भी अभी तक हमने पढ़े उससे थोड़ा अलग है। ये सेक्शन ध्यान रखना है, तीनों क्लॉज में अलग अलग बात हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 239, सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साक्ष्य लोप। अब कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाउंड है और वो उस क्राइम की सूचना देने का जानबूझकर ओमिशन कर रहा है। ओमिशन मतलब किसी एक्ट को ना करना, तो अब वो जानबूझ के लोप कर रहा है, तो क्या होगा? तो सेक्शन कहता है कि जो कोई ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, जैसे मान लो मुझे पता है कि कोई क्राइम हुआ है, मुझे नॉलेज भी है और मेरे पास ये रीज़न टू बिलीव भी है, विश्वास करने का कारण भी है कि कोई क्राइम हुआ है, और उस अपराध के बारे में कोई सूचना जिसे देने के लिए मैं लीगली बाउंड हूँ, है ना, मैं लीगली बाउंड हूँ कि मुझे देनी है, और मैं जानबूझ के देने का लोप करती हूँ, है ना, साक्ष्य लोप करूँ, जानबूझ के उस चीज़ को छुपा लूँ, तो यहाँ पे कितनी पनिशमेंट होगी उस चीज़ के लिए? पनिशमेंट होगी दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो 6 महीने का होगा, या 5,000 रुपये, या जुर्माना, या दोनों। तो जानबूझ के कोई व्यक्ति छुपा रहा है सूचना को, जबकि उसे पता है कि भाई कोई क्राइम हुआ है, मुझे सूचना देनी चाहिए, मैं लीगली बाउंड हूँ, है ना, मुझे देना है, और जानबूझ के छुपा रहा है, इंटेंशनली छिपा रहा है, तो सेक्शन 239 यहाँ पे अप्लाई होगा। सेक्शन 240, किए गए अपराध के बारे में झूठी सूचना देना। बहुत सिंपल है, कोई क्राइम हुआ है और उसके बारे में कोई व्यक्ति झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसके लिए कितनी सज़ा होगी?
उसके लिए सज़ा होगी 2 साल की या जुर्माना या दोनों। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जानते हुए व्यक्ति ने ऐसा किया है और विश्वास करने का कारण रखते हुए किया है। मतलब व्यक्ति को नॉलेज थी कि हाँ कोई क्राइम हुआ है, उसको पता था अच्छे से, और विश्वास करने का उसका कारण भी था, और उस अपराध के बारे में वो कोई ऐसी सूचना दे देता है जो झूठी है। अब अगर कोई झूठी सूचना देगा जिसकी उसे नॉलेज भी थी और उसको विश्वास भी था, तो उसके लिए तो सज़ा होगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 साल की सज़ा है या जुर्माना है या दोनों है। ठीक, सिंपल है, बिल्कुल सिंपली तरीके से यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है 241, साक्ष्य के रूप में यानी एविडेंस के रूप में किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी दस्तावेज को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने से रोकने के लिए उसको नष्ट करना। अब सेक्शन 241 बात कर रहा है ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करने से रोकने के लिए उनको ख़त्म करने की, जिसको आप एविडेंस के रूप में आपको कोर्ट में यूज़ करना है। ठीक, देखो सेक्शन क्या कह रहा है, जो कोई किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छिपाता है या उसको नष्ट करता है, जिसे किसी कोर्ट में या किसी कार्रवाई में जो पब्लिक ऑफिसर के सामने पेश करनी है, उसको पेश करने से रोकने के लिए, ताकि उसको पेश ना किया जाए, उसको उपयोग ना किया जाए, इस दृष्टि से, इस आशय से उसको छिपाता है, उसके किसी भाग को मिटाता है या ऐसा बनाता है जो पढ़ा ना जा सके, तो उसके लिए पनिशमेंट की गई है यहाँ पे 3 साल की या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। कहने का मतलब ये है, मान लो ए के पास ए को पता है कि बी के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको उसे कोर्ट में पेश करना है, या मान लो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसे कोर्ट में बी पेश करेगा, तो वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होगा। जब जज साहब के सामने पेश करेगा तो जज साहब उसको देखकर, उस डॉक्यूमेंट को देखकर एविडेंस के तौर पर उस पर फैसला सुना देंगे। अब ये क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को या तो जला देता है या फिर उस डॉक्यूमेंट पे कुछ जो खास बातें लिखी हैं उनको मिटा देता है ना, ब्लेड वगैरह से मिटा दिया, जो समझ ही ना आए और साक्ष्य के रूप में उनको यूज़ ही ना कर सके। तो अगर ए ने ऐसा किया है तो ए ने जो चीज़ एविडेंस के रूप पे इस्तेमाल होने वाली थी, कोई डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, उसको पेश करने से रोकना था ना। वो यही चाह रहा था ना कि उसको एविडेंस के तौर पे ना पेश किया जाए। तो ऐसा करने के लिए उसने उसको नष्ट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया या डॉक्यूमेंट जला दिया, तो वो यहाँ पे लायबल होगा इस सेक्शन के अंदर, और उसकी सज़ा है 3 साल या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। केस लॉ देख लो, मोहम्मद शाह खान 1898 का। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जहाँ कोई पुलिस ऑफिसर डकैती पड़ने की इन्फॉर्मेशन, जो सूचना होती है, उसे पहले लिख तो लेता है लेकिन बाद में उसे जला देता है, उसे ख़त्म कर देता है, और उसकी जगह पे एक झूठी सूचना, एक झूठी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे अपराध के बारे में दर्ज कर लेता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। कितना अच्छी बात कोर्ट ने कही, पहले इन्फॉर्मेशन लिख ली पुलिस ऑफिसर ने, फिर बाद में उसको जला दिया ताकि अपराध के बारे में दर्ज कर ली किसी झूठी सूचना को, तो वो यहाँ पर लायबल होगा। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन था। सेक्शन नंबर 242, वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही में मिथ्या झूठा प्रतिरूपण। मिथ्या या झूठा प्रतिरूपण क्या कहना चाह रहा है, सेक्शन कह रहा है कि मान लो कोई केस है या कोई अभियोजन चल रहा है कोर्ट में, कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उसमें जब कोई व्यक्ति कोई और बनकर आ जाता है और केस में कोई चीज़ स्वीकार करता है, एडमिट करता है, या कोई स्टेटमेंट देता है, या किसी तरह का कोई कन्फेशन करता है, तो यहाँ पर वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आमतौर पर विटनेस को बुलाया जाता है किसी मामले में, गवाह आते हैं और गवाह क्या करता है कि आपने एक व्यक्ति को जिसे बुलाना था वो तो आया नहीं, बल्कि दूसरा बनकर आ गया, वो कहता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई आ जाता है किसी केस में, कोर्ट में पेश हो जाता है, या प्रोसिक्यूशन में कोई भी व्यक्ति आता है, कोई और बन के आ जाए, है ना, लिखा है ना साफ, प्रतिरूपण, झूठा प्रतिरूपण, कोई और बन के आ गया और उसने कोई चीज़ एडमिट कर ली, कोई चीज़ स्वीकार कर ली, कोई स्टेटमेंट दे दी ऐसी, या किसी तरह का कोई कन्फेशन कर लिया, कोई स्वीकृति कर ली कि हाँ जी मैंने ही वही चीज़ की है या मैं वही हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई करता है किसी वाद में, है ना, फॉल्स पर्सोनेशन की यहाँ पे बात हो रही है, झूठे प्रतिरूपण की बात हो रही है, तो जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करता है, मतलब दूसरे का वेश धारण कर लेना, है ना, और किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में, कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है, उसमें कोई स्वीकृति, कोई स्टेटमेंट करता है, किसी केस का, किसी दावे का कन्फेशन करता है, कोई आदेशिका कोर्ट से निकलवाता है, या कोई गारंटर बनकर आ जाता है, प्रतिभूत श्योरिटी बनता है, श्योरिटी बनाता है, जमानतदार बनाता है, तो अगर कोई इस तरीके का कोई एक्ट करता है तो वो यहाँ पर कितनी पनिशमेंट से दंडित होगा, पता है उसकी सज़ा कितनी है, 3 साल की, 3 साल की या जुर्माना या दोनों। ठीक, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 243। तो ये तो 242 की बात थी, इसमें तो कोई व्यक्ति फॉल्स पर्सोनेशन करके आ रहा है 242 में, बट 243 कह रहा है कि प्रॉपर्टी को जब्त करने या निष्पादन में कब्जा करने से रोकने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना।
अब देखो, कपटपूर्वक तरीके से किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करना या छिपाना, ये इस सेक्शन के अंदर आता है। कहने का मतलब क्या है, सेक्शन बहुत बड़ा है, वैसे ही हम इसको समझ लेते हैं। जैसे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मान लो किसी ज़मीन पर या किसी प्रॉपर्टी पर बहुत सालों से विवाद चल रहा है, केस चल रहा है बहुत सालों से। अब केस की एक पार्टी अगर उस विवादित प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को बेच दे, किसी, जैसे मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेके, बी ने क्या किया, सी को बेच दी वो ज़मीन, जिसे उस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि भाई ए और बी के बीच में तो इस प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा है। तो जिसने कपटपूर्वक तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेचा है वो यहाँ पे दोषी होगा। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रॉपर्टी के केस चलते रहते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ में से एक पार्टी को अगर पता है कि वो ज़मीन उसकी नहीं है, फिर भी वो केस लड़ती है, और मान लो वो पार्टी जिसे पता है कि ज़मीन उसकी नहीं है वो ज़मीन बेच देती है, और वो प्रॉपर्टी बेच देती है, बेच दी उसने क्योंकि वो चाहती थी कि जो दूसरी पार्टी है उसे भी ज़मीन ना मिल जाए अगर मुझे नहीं मिल रही है। तो असल में उस प्रॉपर्टी का हकदार है उसको तो मिलेगी नहीं, जब भाई मुकदमा भी चल रहा है। तो बेचने वाला या छिपाने वाला या रिमूव करने वाला व्यक्ति यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर दोषी होगा। कितनी सज़ा है अगर कोई ऐसा करता है कि प्रॉपर्टी को जब्त करने से या उसके एग्जीक्यूशन में कब्जा करने से रोकने के लिए उसे कपटपूर्वक हटा रहा है या छिपा रहा है? सज़ा होगी 3 साल की या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस हमने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया, बाकी हमें इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 244 यानी धारा 244। क्या कह रही है, पहले हेडिंग पढ़ेंगे। संपत्ति पर उसको जब्त करने में या निष्पादन में कब्जा करने से रोकने के लिए कपटपूर्वक दावा। अब देखो, इससे पिछले सेक्शन में 243 में हमने समझा था, बिल्कुल सेम यही हेडिंग थी, बट वहाँ पर प्रॉपर्टी को कब्जा करने से रोकने के लिए कपटपूर्वक हटाना या छिपाने की बात हुई थी। बट यहाँ पे बात हो रही है कि प्रॉपर्टी को जब्त करने में या उसके एग्जीक्यूशन में कब्जा करने से रोकने के लिए कोई व्यक्ति कपटपूर्वक दावा कर रहा है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। इसको हम पूरे सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, तो पूरे सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। तो सेक्शन 244 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दे जिस पर उस व्यक्ति का कोई हक ही नहीं बनता, फिर भी वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कपटपूर्वक दावा करता है, मतलब उसका प्रॉपर्टी पे कोई हक तो है नहीं, लेकिन वो फ्रॉड करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए दावा कर देता है या झूठा क्लेम कर देता है, कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पता है कि उसके खिलाफ कोई फैसला आने वाला है जिसमें उस प्रॉपर्टी को हार जाएगा। इसके लिए उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। समझ आया? तो कोई व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी पर कोई हक ही नहीं बनता, फिर भी वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी पर कपटपूर्वक तरीके से दावा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसके खिलाफ कोई फैसला आने वाला है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो यहाँ पर लायबल होगा सेक्शन नंबर 244 के अंदर। हमें पूरा सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेक्शन दिया हुआ है और चीज़ें फिर उससे क्लियर नहीं हो पाती, बल्कि और ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इस सेक्शन को समझ आया। अब हम इसकी पनिशमेंट देखेंगे। अगर कोई इस तरीके का कपटपूर्वक दावा करता है तो उसकी पनिशमेंट है दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो 2 साल का होगा, या जुर्माना, या दोनों। तो यहाँ पे फाइन भी है या फिर कोर्ट दोनों भी लगा सकती है, और 2 साल की पनिशमेंट है यहाँ पे। जो कारावास है वो 2 साल का है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 245 क्या कह रहा है, ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। अब देखो, ये भी सेक्शन जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो बहुत ही मतलब बड़े तरीके से दिया गया है, बट हम इसको भी थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो 2 लोग हैं, ए और बी, है ना, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जिनका आपस में कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, है ना, विवाद चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा विवाद चलते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर कोर्ट में, तो उन दोनों के बीच में भी विवाद चल रहा है। अब यहाँ पे जो ए है उसको पता है कि वो जो है ना वो केस हार जाएगा, मतलब उसके केस में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे उसको लग रहा है, उसको पक्का पता है कि मैं तो जो केस है वो हार जाऊंगा और प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल पाएगी। अब ए क्या करता है, एक थर्ड पर्सन सी को, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है सी, उसको लाता है और उससे कहता है कि तुम इसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए मुझ पे केस फाइल कर दो, मतलब जिसको मैं नहीं ले सकता, मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा। ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके लिए वो सी को लेकर आता है, कहता है कि तुम एक काम करो, उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए मुझी पर केस फाइल कर दो और मैं जानबूझ के केस हार जाऊंगा।
और जब वो केस हारेगा तो प्रॉपर्टी सी की हो जाएगी, और सी की होते ही वो प्रॉपर्टी बेच के आधा आधा कर लेंगे दोनों, है ना, हाफ हाफ उसको बांट लेंगे। तो यहाँ ए ने सी के साथ मिलकर झूठा केस कर दिया कोर्ट में, तो प्रॉपर्टी को पाने के लिए जो भी घालमेल, जो भी मिली भगत की जाती है ना, वो सेक्शन 245 के अंदर आता है। सिंपल वर्ड्स में, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में ऐसा ऑर्डर पारित करना सहन करता है जो उसके खिलाफ है, लेकिन उसके खिलाफ होते हुए भी उसके फ़ायदे के लिए है, बस फ़र्क ये है कि इस सेक्शन में सहन कर रहा है कोई व्यक्ति ऐसे ऑर्डर को जो उसके फ़ायदे के लिए है, भले उसके खिलाफ हो। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सेक्शन नंबर 245 इसी की बात कर रहा है कि ऐसी राशि जो देह नहीं है उसको कपटपूर्वक डिक्री होने देना, सहन करना। और अगर कोई पर्सन ऐसा करता है, ऐसी मिली भगत करता है और कोर्ट से कोई ऐसी डिक्री पारित होने पर उसको सहन करता है जिससे कि उस ऑर्डर का फ़ायदा उस व्यक्ति को मिले, भले ही वो उसके खिलाफ हो, तो वो 245 के अंदर आएगा और उसके लिए सज़ा होगी यहाँ पे 2 साल की, जो भी हमने ऊपर सेम पढ़ी, या जुर्माना या दोनों। ओके। सेक्शन नंबर 246 क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है बेईमानी से कोर्ट में झूठा दावा करना। अब सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेईमानी से अगर आप कोर्ट में झूठा दावा करते हो, कोई मिथ्या केस फाइल करते हो, फॉल्स क्लेम करते हो, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है। सेक्शन पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा दिया हुआ है। जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ करने के आशय से, क्षति मतलब नुकसान पहुंचाने के आशय से, क्षोभ मतलब किसी को परेशान करने की इंटेंशन से, कोर्ट में कोई ऐसा दावा करता है जिसका झूठा होना वो जानता है, मतलब उस व्यक्ति को पता है कि जो भी मैं दावा कर रहा हूँ किसी के खिलाफ वो झूठा है, वो फॉल्स है, सच्चा नहीं है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 साल का होगा और जुर्माने से दंडित होगा। ठीक, तो अगर किसी ने बेईमानी से कोर्ट में किसी के खिलाफ झूठा दावा फाइल कर दिया, जबकि बारे में वो व्यक्ति जानता है कि ये दावा झूठा है, और वो ये भी जानता है, उसकी इंटेंशन है, उसको नॉलेज भी है कि अगर मैं उसके खिलाफ झूठा केस फाइल करूँगा तो इससे सामने वाले को नुकसान होगा, उसे परेशानी उठानी पड़ेगी, तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो सेक्शन 246 के अंदर आएगा और उसकी सज़ा भी 2 साल की होगी, और जुर्माना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जुर्माना लगेगा साथ में, या में नहीं है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, कि या भी लग सकता है, बट यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। अगर पनिशमेंट मिली है तो जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन नंबर 247 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 247 आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है। इसके आगे के जो सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो पहले आज इसको समझ लेते हैं। तो ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है कपटपूर्वक डिक्री लेना। अब देखो बिल्कुल सेम बात हो रही है जो अभी हमने 245 में पढ़ा कि कोई व्यक्ति वहाँ पर क्या कर रहा है, कोर्ट से ऐसा ऑर्डर पारित करना सहन कर रहा है जो उसके खिलाफ है और उसके फ़ायदे के लिए है, यही तो पढ़ा ना हमने। बस फ़र्क ये है कि उस सेक्शन में व्यक्ति कोई ऑर्डर इसलिए सहन कर रहा था जो उसके फ़ायदे के लिए था, भले उसके खिलाफ हो, लेकिन यहाँ पे फ़र्क कितना है, यहाँ पे वो व्यक्ति वो ऑर्डर किसी और से पारित नहीं करा रहा, वो खुद ऐसा ऑर्डर पारित करा रहा है, खुद करा रहा है वो पारित। वहाँ पे उस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था 245 में, कि ए जो है वो सी को लेकर आता है, किसी थर्ड पर्सन को, और कहता है कि तुम उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए मुझ पे केस फाइल कर दो, मैं जानबूझ के केस हार जाऊँगा और वो प्रॉपर्टी सी की हो जाएगी, तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो एक तरीके से मिली भगत थी ए और सी की, उस एग्जाम्पल में जो हमने 245 में भी देखा था। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति, जो 245 में हमने पढ़ा था उसमें कोई व्यक्ति कोर्ट से ऑर्डर पारित कराना सहन कर रहा है, यहाँ पे व्यक्ति 247 में खुद पारित करा रहा है ऐसा ऑर्डर अपने खिलाफ, है ना, और यहाँ पे भी उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये बात हुई है, बस इतना ही फ़र्क है 245 और 247 में। तो यहाँ पे व्यक्ति खुद डिग्री ले रहा है कोर्ट से और वहाँ पे वो कोर्ट से पारित करा रहा है, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी जो 247 है, तो इसमें है दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 2 साल का होगा, या जुर्माना, या दोनों। जब आप हेडिंग देखोगे तो आपको सेम सेम लगेगा, बट थोड़ा सा ही फ़र्क है। यहाँ पे डिग्री लेना, कपटपूर्वक डिग्री लेना, प्राप्त करना, और वहाँ पे है डिग्री होने देना, सहन करना। जानबूझ के व्यक्ति ने 245 में कोर्ट ने जो डिग्री दी है, जो ऑर्डर इशू किया है, उसको व्यक्ति जानबूझ के सहन कर रहा है, और यहाँ पे वो पर्सन जानबूझ के खुद से डिग्री ले रहा है अपने खिलाफ। ओके, तो ये था डिफरेंस 245 और 247 में। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज हमारा ये जो फॉल्स एविडेंस और उन ऑफेंसेस के बारे में जो पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट है, मैंने बताया था बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, और ये जो सेक्शंस हैं एक वीडियो में कवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हम आराम से इनको एक और वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके आगे के सेक्शंस देखेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। ओके, तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।